बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर, शहर की सब बातों और सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और आपको बताते चलें कि पंजाब यूनिवर्सिटी में आज पहली लिस्ट जो है वो आवेज़ा कर दी गई है। तमाम शोबाजात में BS ऑनर्स और MA MSc के साथ साथ जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी पहली लिस्ट आवेज़ा कर दी गई है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका नाम आ गया तो जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। और आई थिंक मेरिट जो है वो अभी हाई चल रहा है और जिन लोगों के अच्छे नंबर आए होंगे डेफिनेटली फर्स्ट लिस्ट में जो है वो उनका नाम आ चुका होगा। दूसरी जानिब शहर भर के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले शुरू हो चुके हैं। MBBS और BDS में दाखिला ओपन मेरिट की बुनियाद पर होगा और 15 अक्टूबर आखिरी तारीख दी गई है। और अब मौसम की सूरत हाल की तरफ चलते हैं। आज 4 अक्टूबर हो चुकी लेकिन अभी तक गर्मी जो है वो उसी आबोताब के साथ बरस रही है। मौसम की दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 32 और 9 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब आज के इवेंट्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले इवेंट है जी कॉन्सल्ट फ्री मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम और लाहौर साइकियाट्री क्लिनिक MM आलम रोड गुलबर्ग टू लाहौर इसका वेन्यू है। टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। दूसरा इवेंट है जी पाकिस्तान फर्स्ट सेल्स लीडरशिप समिट, फ्लैटिस होटल वेन्यू है और टाइमिंग है 8:30 बजे, यानी कि आगाज इसका हो चुका और ये अभी जो समिट है वो जारी है। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, गैर मयारी काम सुस्त रवि का शिकार, ऑरेंज ट्रेन पैकेज 2 का कॉन्ट्रैक्टर फारिग कर दिया गया, नया टेंडर्स तलब कर लिए, नया टेंडर होगा। दूसरी टॉप स्टोरी, 90,000 तलबा को स्कूलों में लाने के लिए असातिज़ा घर घर जाएंगे। जनरल हॉस्पिटल डायलिसिस की 32 मशीनें, टेक्नीशियंस एक भी नहीं। पार्किंग से गाड़ी चोरी का जिम्मेदार इंस्पेक्टर एहलकार होगा, कवानीन की मंजूरी के लिए TORs फाइनल कर लिए गए। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स अकमल सोमरू और जुनेद रियाज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। जुनेद, आपसे आगाज करेंगे। गैर मयारी काम और सुस्त रवि का शिकार, ऑरेंज ट्रेन पैकेज 2 का कॉन्ट्रैक्टर फारिग कर दिया गया और नया टेंडर अब तलब किया जाएगा और नया टेंडर दिया भी जाएगा। सो ऐसा लग रहा है कि इस काम को वो तो पहले भी हमें नजर आ ही रहा था कि बहुत संजीदगी से लिया जा रहा है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं किया जा रहा, ना सुस्त रवि पर ना मयार के ऊपर। जी ये पैकेज जो 2 है ये चबुर्जी से अली टाउन तक है और ये 13 किलोमीटर का फासला है। और अगर देखा जाए तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर था मकबूल कॉल्सन, ये बहुत सुस्त रवि का शिकार है। इस पैकेज 2 में जो टोटल काम था, ना तो हिफाजती इकदामात किए गए थे और यहाँ पर टोटल 25 से 35 लाख लोगों की आबादी है। इस अगर मुल्तान रोड को देखा जाए अली टाउन से, जहाँ पर मंसूरा, खाड़क नाला, स्कीम मोड़, इन जगहों पर जो है वो ट्रैफिक जो है बहुत बुरी तरीके से जो है वो जैम होती थी और वहाँ पर ना तो वार्डन मौजूद होता था जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और दूसरी जानब तारीख़ी इमारात की अगर बात की जाए बादशाही मस्जिद, तो यही मुल्तान रोड है जहाँ से होकर शहरी जो है तारीख़ी इमारात, यादगार और दीगर जगहों पर जाते हैं। लेकिन ये रोड तामीराती काम की वजह से जो है अगर समनाबाद से चबुर्जी तक तो वैसे ही जो है ये रास्ता जो है वो ब्लॉक किया गया। और दूसरी जानब कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया था अगर आप पिलर्स रखते हैं या पिलर्स बन जाते हैं तो आपने रोड्स जो हैं साथ साथ बनाने हैं। और जहाँ पर मेन चौक हैं जैसे स्कीम मोड़ है और अगर सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की बात की जाए तो वहाँ से वादर रोड से जो रास्ता बनता है उन चौक्स को जो है वो खुला किया जाएगा ताकि ट्रैफिक की आमदोरफ्त को भी जो है वो बेहतर बनाया जा सके। लेकिन ये तमाम मतलब एक मंसूबा आप शुरू करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक का दबाव इस हद तक बढ़ जाए कि फिर ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। अकमल, आप क्या कहेंगे? अच्छा सिमल, एक तो बात ये है कि इस ऑरेंज ट्रेन का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसी एक कंपनी के पास नहीं है,
इसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं और जिसमें हर कंपनी को मुख्तलिफ़ रूट दिए गए हैं और उसके मुताबिक उनकी कंस्ट्रक्शन का जायज़ा लिया जाता है। और मकबूल कॉल्सन के पास जो ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये कुल 17 अरब मालियत का ये कॉन्ट्रैक्ट था और इसको एकदम नहीं मनसूख किया गया। इसके ऊपर गुज़िश्ता 2 महीनों से काम हो रहा था और उनसे बातचीत चल रही थी कि काम इतनी सुस्त रवि का शिकार क्यों है। हम मिसाल के तौर पर इस ऑरेंज ट्रेन के रूट की बात करें तो एक तरफ जब हम जीटी रोड पर जाते हैं तो जीटी रोड का जो है वहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ पिलर मुकम्मल कर लिए हैं बल्कि नीचे रोड को दोबारा से कारपेटेड कर दिया है और उसके ऊपर जो है वो अब उसको पिलर्स के बाद जो बाकी दूसरा काम है वो उस तक पहुँच गए। अब इस तरफ अगर जब आप आते हैं चुबुर्जी चौक की तरफ और इधर से अली टाउन की तरफ, ये वाला जो ट्रैक है, ये रूट है, यहाँ पर अभी पिलर्स का काम जो है वो भी अभी सुस्त रवि का शिकार है और नीचे जो सड़क है उसको भी कारपेट नहीं किया गया। उसको भी अगर वो सड़क कारपेट कर दी जाती तो कम से कम ट्रैफिक का दबाव जो है वो कम किया जा सकता है। अब इसी तरह बहुत सारी और रीजंस भी हैं, जहाँ पर क्वालिटी है वहीं पर काम की रफ्तार जो है वो इंतहाई आहिस्ता है, इसलिए मकबूल कॉल्सन का ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है। और इसका बुनियादी मकसद ये है क्योंकि हुकूमत को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है वो ये कि इसको 2018 तक मुकम्मल करना है, यानी इंतखाबात से भी कम 4-5 महीने पहले इसका इफ्तिताह करना है और इसको मुकम्मल करके यहाँ पर ट्रेन चलानी है। तो जब तक आपका रूट ही मुकम्मल नहीं होगा, आपकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल नहीं होगी, तो आप अपना हदफ कैसे हासिल करेंगे। तो 2 महीने से इनको मुसलसल मॉनिटर भी किया जा रहा था और एलडीए की जानिब से इनको बार बार जो है वो दबाव भी डाला जा रहा था कि आप करें, कुछ करें। अब जब ये मनसूख हुआ है 17 अरब मालियत का ये जो ठेका था, कुछ पैसे उनको मिल जाएंगे, ज़ाहिर बात है, जितना उन्होंने काम किया है। अब एलडीओ को जो है वो नई कंपनी की तलाश है, वो कंपनी जो एलडीए के साथ पहले भी काम करती रही है और उस कंपनी को ये ठेका दिया जाएगा। दिया तो ऑब्वियसली टेंडर के साथ जाएगा कि जो मुकर्रा मियाद के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करे। अगर आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो उनके साथ भी यही होगा। अब दूसरी तरफ अगर आप हबीब कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो जीटी रोड पर बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। आप जीटी रोड पर चले जाएं तो वहां पर अब आपको ट्रैफिक का मसला नहीं नजर आएगा। हाँ, क्यों नहीं नजर आएगा? क्योंकि आपने रोड्स की कारपेटिंग जो है वो पहले मुकम्मल कर ली। अब यही मसला है कि अब एक तरफ हुकूमत पर भी दबाव आता है ना, हुकूमत पर तनकीद शुरू हो जाती है। जब ट्रैफिक जैम होती है और शहरी जब परेशान होते हैं तो वो हुकूमत पर भी तनकीद करते हैं, वो गुस्से का इजहार भी करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो बाज़ दफ़ा हुकूमत ऐसी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती और अगर जब हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती तो फिर वो ज़ाहिरी बात है किसी ना किसी पर तो कोई ना कोई गुस्सा निकलना है ना। तो वो आपको जो एक टारगेट दिया गया वो टारगेट ही पूरा नहीं हो रहा और आपको वो टारगेट के बदले पैसे दिए जा रहे हैं, आपसे वो कोई काम मुफ्त नहीं कराया जा रहा और आपकी शराइत पर आपको ठेका दिया गया। यानी आपने रजामंदी की, आपने कहा इतने पैसे, इतना हम सारा कुछ करेंगे, उसके बाद आपको ठेका मिला ना, आपने उसको विन किया टेंडर को। अब अगर आप अपने जीते हुए टेंडर के जो कवायद और जवाबित हैं उनकी पासदारी नहीं करेंगे तो फिर आपको तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। अगली खबर हमारी 90,000 तलबा को स्कूलों में लाने के लिए असातिज़ा आप घर घर जाएंगे। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अगली हमारी टॉप स्टोरी, 90,000 तलबा को अब वापस स्कूल लाने के लिए असातिज़ा घर घर जाएंगे और पंजाब टीचर्स यूनियन ने एहतजाज भी किया है। इस पर जुनेद आप क्या कहेंगे, क्या तफसलात है, क्या स्ट्रेटजी है ये जो अपनाई जा रही है? अच्छा, हर साल हुकूमत जो है वो टारगेट देती है महकमा स्कूल एजुकेशन लाहौर को कि आपने 2,90,000 बच्चे जो हैं वो दाखिल करने हैं और 31 अक्टूबर की जो है वो लास्ट डेडलाइन होती है और अब 1 महीना रह गया और 31 अक्टूबर तक इन्होंने 2,90,000 बच्चे जो कि आउट गोइंग स्कूल बच्चे हैं, जैसे जो मुख्तलिफ दुकानों पे काम करते हैं, चाइल्ड लेबर का काम करते हैं, ऐसे बच्चे जो कि नहीं पढ़ते, उनको कन्विंस करके वालिदैन को उन बच्चों को स्कूल लेकर आना था। लेकिन अभी तक सिर्फ 2 लाख बच्चे जो हैं जो कि एदाद शुमार बताए जा रहे हैं महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से, हर साल कागज़ों में जो है ये एदाद शुमार पूरे कर दिए जाते हैं, लेकिन असल हकीकत में ये 2,90,000 बच्चे हर साल नहीं दाखिल होते और वज़ीर-ए-आला को जो है वो सब अच्छे की रिपोर्ट भिजवा दी जाती है। और इस साल भी यही इशू है कि 2 लाख बच्चे जो हैं वो अभी तक दाखिल हो रहे हैं। अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा को कहा है कि वो घर घर जाएँ और घर से बच्चे जो कि आउट गोइंग स्कूल बच्चे हैं उनको जो है स्कूल लेकर आएँ। और इसी हवाले से जो है ये असातिज़ा को जो है वो थ्रेट भी किया जा रहा है कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी उन असातिज़ा के ख़िलाफ़ अगर इस साल उनके पास
बच्चों की तादाद कम हुई है पिछले साल की निस्बत क्लास में। अगर पिछले साल 100 थे तो अब 90 हो गया, तो उन असातिज़ा को जो है वो तहसील बदर भी कर दिया जाएगा। और इस हवाले से 300 हेड मास्टर्स की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है जिनको तहसील बदर किया जाना, और चीफ सेक्रेटरी के पास जो है वो यानी कि हुकूमत अब सही मानों में हरकत में आ गई है। लेकिन क्या ये टीचर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे स्कूल छोड़कर जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ हेडमास्टर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेरेंट्स जो हैं वो सरकारी स्कूलों पर ट्रस्ट नहीं करें? हुकूमत अपने एंड पर सब अच्छा जो है वो प्रेजेंट कर रही है? क्या फैसिलिटीज़ पूरी हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है? क्या वो उस तरह से आपको सहूलियात दी जा रही हैं जो तालीमी मैदान में रिक्वायर्ड है? सिमल, एक तो मैं आपको ये वाज़े कर दूँ कि असातिज़ा डोर टू डोर इस कैंपेन में हिस्सा नहीं लेंगे, और ना ही स्कूलों के ये असातिज़ा इस मुहिम का हिस्सा बनकर लोगों को घर घर जाकर कन्विंस करेंगे, और ना ही कानूनी तौर पर हुकूमत स्कूलों के असातिज़ा को पाबंद बना सकती है कि वो इस मुहिम में हिस्सा लें। अब मसला ये है कि हुकूमत ने जो चैलेंजेस अहदाफ पूरे करने हैं 100% लिटरेसी रेट के, ये हुकूमत का खुद से लिया हुआ इनिशिएटिव नहीं है। एक तो हमें इस पर बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में जब 2015 में नाकाम हुए, तो उसके बाद फिर दोबारा से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सामने आए, और उसके तहत फिर इनको हदफ दिया गया है कि आपने 100% लिटरेसी रेट का टारगेट पूरा करना है। सही। सिर्फ हदफ नहीं दिया गया, उसके लिए ये वर्ल्ड बैंक से और बड़े बड़े दूसरे दीगर इदारों से, यूनेस्को से ये पैसे भी ले रहे हैं, ग्रांट्स भी ले रहे हैं उस हदफ को पूरा करने के लिए। तो बुनियादी तौर पर पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो ये हैं। अब इस टारगेट को अचीव कैसे किया जाए? आपको याद होगा कि 2014 में इन्होंने 25A को जब इम्प्लीमेंट किया, और साथ में इन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि हमने तालीमी एमरजेंसी नाफिज कर दी है, और उस तालीमी एमरजेंसी पर इन्होंने इश्तिहारात भी दिए, कैंपेन्स चलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद खान ने उसके ऊपर बयानात दिए, और इवन वज़ीर आला पंजाब ने भी। अब हुआ क्या, वो तालीमी एमरजेंसी जो आपने नाफिज की थी और उसमें कहा था कि अगर कोई बच्चा, उसके वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे अगर उसकी उम्र 5 साल से ज़्यादा है, तो हम पेरेंट्स के खिलाफ FIRs भी काटेंगे और उनको उठा के भी लेके जाएंगे। और साथ में ये भी कहा था कि हम एक स्टडी करा रहे हैं कि वो ख़ानदान जो लो इनकम है या उनकी बहुत कम आमदन है, तो उनको हम साथ में इजाज़िया भी देंगे, उनके बच्चे 1000 रुपये मंथली देंगे, 500 देंगे, जितना भी देंगे। ना वो तालीमी एमरजेंसी हमें कहीं नज़र आई, ना वो 25A का इतलाक जो हकीकी तौर पर तो आइन का हिस्सा है लेकिन इन्होंने तालीमी एमरजेंसी का हिस्सा बनाया, ना वो इतलाक नज़र आ रहा है। बात यह है कि ग्राउंड्स लेवल पे जो सोशो इकोनॉमिक इशूज़ हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। एक बच्चा जिसकी उम्र 7-8 साल है और वो ख़ानदान इंतहाई गरीब है, तो उसके माँ बाप की कोशिश होगी कि इसको ऐसी जगह पे काम पर भेज दिया जाए जहाँ पर 100-150 रुपये ये लेके आए और उससे घर के मामलात चलें। हुकूमत कहती है कि नहीं, आप उसको स्कूल भेजें। तो बात यह है, या तो आप उनके लिए इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स करें, उनके लिए ऐसी अरेंजमेंट्स करें कि कम से कम वो बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकें। छुट्टी के औकात के बाद अगर असातिज़ा ये ड्यूटी सर अंजाम दे भी दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को पढ़ाना, ना कि हुकूमत की इस कैंपेन को आगे लेकर चलना कि बच्चों की इनरोलमेंट पूरी करनी है। और वही सवाल जो मैंने शुरू में पूछा था कि क्या फैसिलिटीज़ इनफ हैं कि सारा मलबा जो है वो टीचर्स और हेडमास्टर्स पर डाल दिया जाए? जी यकीनन इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने अब एक स्कीम भी शुरू करने जा रही है कि वो असातिज़ा जिनकी इनरोलमेंट ज़्यादा होगी उनको मोटर बाइक्स जो हैं वो बतौर इनाम दी जाएंगी। और ये असातिज़ा के लिए जहाँ पर सिर्फ एक कम सैलरी में जहाँ जॉब करते हैं सैलरी, तो उनके लिए एक ये बेनिफिट होगा कि अगर वो बच्चों की इनरोलमेंट करते हैं तो उनको इनामात से भी नवाजा जाएगा। और इससे पहले अगर आप स्कूल एजुकेशन को देखें तो इससे पहले इस तरह की कोई भी स्कीम शुरू नहीं की गई। और अगर सरकारी स्कूलों की बात की जाए, आप फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो बच्चों को यकीनन फैसिलिटीज़ अगर वालिदैन भेजेंगे तो ज़ाहिरी बात है वो पहले देखेंगे कि क्या फ़ैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। और आप देखेंगे तो इंग्लैंड की बात की जाए तो वहाँ पर खाना और दीगर चीज़ें, बल्कि उनको पैसे भी दिए जाते हैं कि वो वीकली बच्चों को फूड वगैरह पे जो खर्च किए जाते हैं और वैसी फैसिलिटीज़ दी जाएँ तो यकीनन वो पेरेंट्स जो कि इतने छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल या गाड़ी से ही करने के लिए भेजते हैं तो वो स्कूल भेजना शुरू कर दें बजाय इसके कि वो उससे काम करवाएं। जुनेद, आप लंदन के या बरतानिया के माशरे को हमारे साथ मिला रहे हैं, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
आप देखें हमारे मुझे यहाँ लगता है ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा फ़र्क है। सोशो पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए चीज़ों के बारे में और ना सिर्फ तज्जिया पेश करना चाहिए बल्कि उसी बुनियाद पर आपको मनसूबाबंदी करनी चाहिए। मसला ये नहीं है कि आप ने जो है वो टीचर्स को इन्वॉल्व करना है नहीं करना। मसला है कि एक वालिदैन अम्मी है या अब्बू है वो क्यों अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाह रहा, उसको कौन एड्रेस करेगा? बिल्कुल सही। क्या कोई ना उसके कोई, पीछे कोई ना कोई सोशल फैक्टर स्कॉलरशिप है या आपको ऑफर इकोनॉमिक करना पड़ेगा। जैसे आपने भट्टा मजदूरों के लिए किया था कि उनके बच्चों को माहाना 5,000 रुपया दिया जाएगा, वो स्कूल जाएं और तालीम हासिल यकीनन करें। यही बात मैंने की है कि तो उनको ऐसे इंसेंटिव फूड दिया से जाए और मतलब कुछ पैसे ऐसे मिले कि वो वहाँ पर जाने की बजाय अच्छा आगे बढ़ेंगे। अगली खबर भी मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी तालीम के हवाले से। यह एक तो महकमा हायर एजुकेशन का 3,000 नए लेक्चरार्स भर्ती करने का फैसला। इसका क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरह से कौन कौन से मज़ामीन हैं जहाँ पर वो असातिज़ा जो हैं वो भर्ती होंगे? अकमल सुमरू आपकी खबर है ये। सो क्या क्राइटेरिया इसका और डेडलाइन क्या है? एक तो इसमें यह है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसका बाकायदा तौर पर इश्तिहार जारी करेगा। अभी क्योंकि जब आप नई पोस्ट क्रिएट करते हैं या नई पोस्ट की अप्रूवल देते हैं तो उसके लिए जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो है उसके अगेंस्ट बजट की अप्रूवल। तो उसके अगेंस्ट जो बजट की अप्रूवल है वो हो गई है। अब महकमा खजाना ने उस बजट की मंजूरी दी है। अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आसानी है कि वो इश्तिहार जारी करेगा और इश्तिहारात के ज़रिए से वो दरख्वास्तें तलब करेगा। 12 के करीब मज़ामीन हैं, उन मज़ामीन के लिए खबर में पूरी तफसीलात मौजूद हैं। आप अखबार ख़रीद के वो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए अखबार ख़रीदना पड़ेगा बहुत आपको। ज़रूरी होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वो इश्तिहार देगा और उस इश्तिहार के ज़रिए से लोगों से एप्लीकेशन, कैंडिडेट से एप्लीकेशन ली जाएंगी और उस एप्लीकेशन के बाद उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फिर उसके अगेंस्ट उनका टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट में जो पास होंगे फिर उनका इंटरव्यू होगा और फाइनल उनकी सिलेक्शन होगी। तो यहाँ तक जो प्रोसेस है ये सारा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने देना है। महकमा खजाना की जो जिम्मेदारी थी कि उसके अगेंस्ट जो बजट है वो एलोकेट करके उसकी अप्रूवल कर दें। वो अच्छा, मिनिमम तालीमी मायार कितना चाहिए? एमए है मिनिमम, तो आप मिनिमम आपको एमए है, ठीक है। अगर आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होती है, एमफिल है या पीएचडी है, तो उसके लिए होता ही है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। 5 नंबर हैं एमफिल के, पीएचडी हैं तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स जो आपको मिलते हैं वो आपके ओवरऑल मेरिट के अंदर ऐड होते हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब ये लिस्टें लगती हैं ना तो उन लिस्टों की डिस्प्ले के साथ आगे हर कैंडिडेट के आगे मार्क्स लिखे होते हैं, ओवरऑल मेरिट लिखा होता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उसको जो है उसकी शफाफियत को इंश्योर कर सकें, उसको यकीन दहानी करा सकें। तो अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन देखें कब इश्तिहार देता है और इन इश्तिहारात के ज़रिए से वो अफराद जो इस वक्त सरकारी मुलाजमत के तलाश में हैं उनको जो है ये अपॉर्चुनिटी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी जुनैद, आप क्या कहेंगे इस पर? पंजाब भर में तैनात किया जाएगा जी, और प्रोसेस तो अकमल ने बता दिया। यकीनन प्रोसीजर बहुत मतलब शफाफ है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ये भर्ती की जाएगी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कॉलेजेस में, क्योंकि टीचर्स बड़े अरसे से जो तैनात थे वो इतना इंटरेस्ट लेकर जो है वो स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से तैनात। यंग टीचर्स जो लेक्चरर्स जो भर्ती होंगे वो ज़्यादा मेहनत करेंगे और वो सब्जेक्ट्स जिनमें मौजूद नहीं थे टीचर्स, बाज़ शोबाजात ऐसे थे वहाँ पर टीचर्स की बहुत कमी थी या मौजूद ही नहीं थे, तो दूसरे सब्जेक्ट के जो असातिज़ा थे वो फिर उस सब्जेक्ट में जाकर लेक्चर्स देते थे। नहीं, उसमें जुनैद ये था कि अभी भी चल रहा है वो, इन्होंने इंटरम अरेंजमेंट्स की हुई हैं। उन इंटरम अरेंजमेंट्स के अंदर इन्होंने जो है वो कॉलेज टीचर्स इंटर्न्स भर्ती किए हैं। कॉलेज टीचर्स इंटर्न्स जो हैं वो आर्जी असातिज़ा हैं जिनके साथ 7 महीने का माली कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और उनको 7 महीने की तनख्वाह दी जाएगी जो एकेडमिक सेशन है। और उसके अगेंस्ट वो जो वेकेंट पोस्ट हैं वो वहाँ पर लाहौर के पब्लिक कॉलेजेस में अपॉइंट किए गए हैं। अब जब ये परमानेंट टीचर्स, हाँ ऑब्वियसली वो उनके पास एक्सपीरियंस भी हो गया और एक्सपीरियंस है ना, तो एक्सपीरियंस के नंबर तो ऑब्वियसली होते हैं। तो अब बात यह है कि वो जो पहले से पढ़ा रहे हैं कॉलेज टीचर्स इंटर्न्स, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एज ए कैंडिडेट बने परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। अभी जिन्होंने अपनी डिग्रीज मुकम्मल की हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, आगे की खबर भी डिस्कस करेंगे। अगली खबर, ओवर बिलिंग बर्दाश्त नहीं करूंगा, नए लेस्को चीफ ने इंचार्ज जो चार्ज है वो संभाल लिया है और दूसरी जानिब पार्किंग से गाड़ी चोरी करने का जिम्मेदार अब इंस्पेक्टर या अहलकार होगा। इस पर बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। पार्किंग की खबर पर भी हम आएंगे और लेस्को चीफ ने जो चार्ट संभाल लिया उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जाहिद चौधरी साहब की खबर है जनरल अस्पताल की, जहां पर डायलिसिस की 32 मशीनें हैं लेकिन टेक्नीशियंस एक भी नहीं है। तो क्या सूरत हाल है अकमल अस्पतालों की कि आप जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं वहाँ आप अमले से काम चलाना चाहते हैं, जहाँ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ अमला गायब है। देखिए सिमल, ये टेक्नीशियन से भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, इससे भी ज़्यादा चलें वो तो है ही है, वो इसी खबर के अंदर जाहिद चौधरी साहब ने बताया है कि मेंशन किया है कि गुर्दों के जो मरीज़ हैं उनके लिए कोई वार्ड ही नहीं है कि उनको किस वार्ड में रखना है, उनको कहाँ रखना है, उसके लिए कोई मखसूस जगह ही नहीं है। बस जहाँ जगह मिलेगी उसी बिस्तर पे उनको जो है वो डाल दिया जाएगा। तो मुझे बताएं ये कितना सीरियस इशू है कि आपने एक अस्पताल को इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इक्विप्ड कर दिया है कि वहाँ पर डायलिसिस की 32 मशीनें आपने रखी हुई हैं, और दूसरी जानिब उसी अस्पताल के अंदर जो गुर्दे के पेशेंट वहाँ पर इलाज मुआलजे के लिए आते हैं उनके लिए आपके पास वार्ड मौजूद नहीं है। पहली सतह पर तो ये सीरियस मसला है। दूसरी सतह पर यह है कि उन 32 मशीनों को ऑपरेट करने के लिए उनके अंदर कोई ख़राबी पैदा हो जाती है तो आपके पास कोई टेक्नीशियन नहीं है, आपने टेक्नीशियन अपॉइंट ही नहीं किया, आपके पास जो पोस्ट है वो वेकेंट रखी हुई है। तो पहले सतह पर तो यकीनन जो एमएस है उनसे भी पूछना चाहिए कि और पोस्ट अभी डायलिसिस टेक्नीशियंस की असामियां बनाने के लिए, तख्लीक देने के लिए गौर किया जा रहा है। तो वही बात है ना कि क्यों नहीं है ये, तो महकमा सेहत से तो पूछना ही पूछना अच्छा, है ना। हर चीज़ में अकमल और जुनेद हम कंपैरिजन करते हैं, हम बाहर की दुनिया में चले जाते हैं। जैसे अभी एजुकेशन की बात हुई तो हम उनकी मिसालें दे रहे थे। आप छोड़ दें, आप बाहर के ममालिक में भी ना जाएं क्योंकि वो तरक्की कर चुके हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, आप उनको भी छोड़ दें। आप पाकिस्तान लाहौर की बात कर लें, लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर मौजूद है जिन्ना अस्पताल में, जो कि गोहर इजाज़ साहब की जानिब से इजाज़ ट्रस्ट के नाम से चलाया जा रहा है। और वहाँ पर आप जाकर सूरत हाल देखें, बेड्स अवेलेबल हैं, टेक्नीशियंस अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, और बड़ी दिलजमी से वो काम करते हैं क्योंकि आपने एक मॉडल सेट कर दिया। आपने हर माह के बाद एप्रिसिएशन जो है वो फराहम करना शुरू कर दिया, अप्रिशिएट किया जाता है, बोनस दिए जाते हैं नर्सेज को, अमले को, डॉक्टर्स को। आपका खुद ब खुद मोराल हाई होता है। देखिए इसमें ना जब हुकूमत क्यों नहीं मिसालें देखिए लेती मैं है आपको ऐसी? बताऊं, जब किसी महकमे की ओवरऑल तनज़्ज़ुली हो रही होती है ना, तो उसके पीछे हुकूमत तो चलो जिम्मेदार होती है, लेकिन उनसे भी जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है ना वो उस महकमे की ब्यूरोक्रेसी होती है। आपकी महकमों की ब्यूरोक्रेसी जो है वो इतनी तगड़ी तो होती है। मुखय्यर हज़रात अच्छे, जनाब, चाहे वो फ्रेंड्स ऑफ पीआईसी की बात की जाए जहां पर सिमल बात ये है, सिमल ये बात नहीं है, मुझे बताएं कि अगर महकमा सेहत के अंदर इतनी खराबियां मौजूद हैं और उनकी निशानदेही की जाती है तो क्यों नहीं ये ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कार्रवाई करते? ब्यूरोक्रेसी को क्यों इन्होंने पाला? बात यह है कि आपकी महकमा तो ब्यूरोक्रेसी चला रही है ना, जो अप्रिसिएशन लेटर्स की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी क्या कर रहे हैं? फिर आपके पास सेहत का वजीर ही नहीं है, सेहत का वजीर ही नहीं है, जब आपके पास सेहत का मुस्तकिल वजीर नहीं ऐसा है। बिल्कुल नहीं है। मतलब हर चीज ब्यूरोक्रेसी पे नहीं डालनी चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल किस में पे जाएं डालनी तो चाहिए? डॉक्टर्स को आप देख लें, वो सुबह 9 बजे आते हैं, 12 बजे वो तो घर चले जनाब उस जाते पे हैं। चेक एंड और ये बैलेंस जो किसने डॉक्टर्स रखना ही है? हैं यही कहते हैं कि जी आप हमें जुनैद, प्राइवेट उसके तौर ऊपर पर check जो and है balance प्राइवेट किसने आगे रखना? चेक करवा लें। किसने check and असल balance? जिम्मेदार वही हैं। फिर वही और एमएस की जिम्मेदारी जनाब, बनती है कि वो डॉक्टर्स को बैठाए तो शाम किसने तक। चेक करना है उसको? एमएस नहीं, एमएस किसने? जिम्मेदार है। डॉक्टरों को कौन चेक करेगा? एमएस को करेगा, किस लिए ब्यूरोक्रेसी बैठा? चेक करेगी ना, सेक्रेटरी चेक एक करेगा रूट ना, चेंज जो इंतजामी चल रही है ना, ऑफिसर तो ठीक वो है। है। मतलब जुनैद का पॉइंट भी ठीक है कि इंडिविजुअल देखिए, लेवल पर भी कोई रिस्पांसिबिलिटी जनाब कबूल नहीं देखें, करता। जब आप इंडिविजुअल लूपहोल्स वहां पर आते हैं जब आपके सिस्टम के अंदर लूपहोल्स होते हैं, और जब सिस्टम को चलाने वाले लूपहोल्स छोड़ते हैं तो फिर इनफरादी तौर पर आपको गफलत का ना शाम मुजाहरा 7 बजे तक आपको ड्यूटी कहा गया कि 7 बजे तो से पहले जनाब नहीं जाना। नहीं, उसको क्योंकि check- अच्छा, अगर इसका MS इसका चाहे एक मैं balance मिसाल है देती ना। हूँ। अगर देखें, MS चेक चाहे एंड तो बैलेंस बैठा है दें। दूसरा, आपका मेरी हेड ऑफ बात द सुनें। डिपार्टमेंट, जी, और यकीनन। आप जिसको रिपोर्ट कर रहे हो, इफ ही इज विजिलेंट और अगर वो इस चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे तो फिर आप बाउंड हो उस ड्यूटी को पूरा यही करने बात में। है कि अगर ब्यूरोक्रेसी जो है वो इनके सरों पर जो है वो डंडा लेकर खड़ी रहेगी तो फिर इनकी जो तो ऐसे ही है ना, आप efficiency है वो देखिए बेहतर मेरी होगी। बात Private सुने, clinic चलाने में परफॉर्मेंस पाबंदी होनी ऑडिट जो है, परफॉर्मेंस ऑडिट जो है डॉक्टरों की या वहां के अस्पताल के इंतजामी ऑफिसर्स की, वो महकमा करता है ना। तो महकमा जब परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं कर रहा और उस महकमे की भी परफॉर्मेंस ऑडिट जो है वो गवर्नमेंट नहीं कर रही तो लूपहोल्स रहेंगे। देखें, जब भी किसी जगह किसी गफलत का मुजाहरा होता है तो वो सिस्टम का लूपहोल्स होता है,
सिस्टम के लूप होल्स को हम समझते नहीं है और हम कहते हैं इनफरादी सतह पर जो है एक शख्स की लेकिन जुनैद, वो गफलत है। आपने जो पॉइंट रेस किया कि इंडिविजुअली जो है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सो क्या छोटी छोटी चीजें मिलकर कतरा नहीं बनाती हैं? यकीनन आप देख लें कि 12 बजे के बाद सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर आपको आउटडोर में चेक नहीं करता, ना वो डॉक्टर वहाँ पे नहीं, बैठा ऐसी होता बात भी नहीं है वो जुनैद, छुट्टी कर जाते मेरी हैं। बात सुने, अस्पतालों आप में मेरे साथ क्या चलें 12 अभी? बजे के बाद आप डॉक्टर मेरे नहीं साथ होते? चलें अभी? नहीं, यहाँ 12 पर बजे के बाद PIC या मेरी बात सर्विसेज सुने, साथ है। तो 12 बजे के बाद पेशेंट को कौन चेक करता है? कोई भी नहीं चेक तो करता। पेशेंट फिर क्या करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो ऐसी हालात बात अब नहीं बेहतर है। भी हो रहे हैं मतलब और मतलब डॉक्टर बहुत से होते हैं, रात हॉस्पिटल्स को की भी होते हैं मौजूद है, हाँ, डॉक्टर, डॉक्टर्स इमरजेंसी अवेलेबल में होते हैं। आउटडोर की बात कर 24 घंटे होते हैं, आउटडोर में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पेशेंट पड़े होते हैं, नहीं तो लोगों के मरने की खबरें आना शुरू हो जाएं, ये वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, लोग मर रहे हैं, लोग सड़ रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, ऐसी बात नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि हम जो है परफॉर्मेंस ऑडिट का मैकेनिज्म डेवलप करें। हमारे पास परफॉर्मेंस ऑडिट का कोई मैकेनिज्म नहीं है और जब वो मैकेनिज्म नहीं होगा तो मुझे हमारे आप कोई एक डिपार्टमेंट बता दें जहां पर ये मैकेनिज्म तो मैं वही बात कर रहा हूं ना, कोई एक डिपार्टमेंट, आप एजुकेशन को छोड़ दें, आप हेल्थ को छोड़ जब दें, हुकूमत जो है ये तो मसले हैं ही हैं, आप कोई एक सीमल, जब हुकूमत जूनियर तरीन ऑफिसर्स को उठा के महकमों का सरबराह बना देगी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो मुझे बताएं और कैसे फिर आप सिस्टम जवाब चलेगा? भी नहीं तलब करते हो, फिर आप देखते भी नहीं हो कि क्या ये जो रिपोर्ट सब अच्छा की भेजी और जा रही हालांकि है एक्चुअली ये स्टैंड करती भी है आप या नहीं? ऐवान वजीर आला चले जाएं, आप हर जगह सीएम हाउस ब्यूरोक्रेसी चले जाएं, वहां पर हर हेड ऑफ वक्त मीटिंग चल रही डिपार्टमेंट की होती भी है। कोई जिम्मेदारी बनती है, उसने भी कुछ अच्छा, अब करना है हेड ऑफ कि वो डिपार्टमेंट नहीं कर हेड रहा ऑफ डिपार्टमेंट को आके तो क्या ब्यूरोक्रेसी- किया जाए? मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं कर रहा तो क्या किया जाए? उससे कोई पूछेगा ना। अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही निकम्मा हो गया है, वो नाहल हो गया है, वो नहीं कर रहा, तो उससे उसके ऊपर वाला पूछेगा ना। तो वो ही नहीं पूछ रहा तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो चौड़ा होगा। उससे उसको पता है मेरे से किसी ने पूछना नहीं है, मेरा कोई ऑडिट नहीं होना, अगर होने की कोशिश भी होगी तो मैं अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर लूंगा। तो आप क्या तो कहते आपका हैं, सिस्टम इसको पूरा प्राइवेटाइज collapse कर दिया जाए? नहीं, मैंने कब कहा और भाई मैं वो तो कह इस पे रहा भी हूँ गौर कर रहे हैं आपके और पास बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अस्पतालों की आप इंतजामिया को आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो ले भी गए तो हो। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ, फिर इसका मतलब आप एक साजिश के तहत कर नाहली रहे हैं, अपना रहे सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। कमजोर करने के बाद उसको इस हद तक ले जाएं कि आप लोग भी उसकी हिमायत करना शुरू कर दें कि यार ठीक है आप प्राइवेटाइज इससे कर बेहतर दो, प्राइवेटाइज तो कर दें, प्राइवेटाइज कम से कर कम दो, हालात हमें तो इलाज बेहतर तो हो। मिलेगा ना कम से कम। तो ये आप फिर इसका मतलब उस साजिश का हिस्सा है खुद, अगर हम ये मान भी लें तो। अब जनाब, जैसे बात अब ये देखें, है- आप कल की स्टेटमेंट देख लें वज़ीर आला पंजाब की कि शिकस्त खुर्दा अनासर मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफ़र रोकना चाहते हैं। अब ये वही वाली बात आ गई जो हम इंतशार वाली बात कर रहे थे अकमल। शिकस्त खुर्दा अनासर, ये आपको फाइंड आउट करना होगा कि एलिमेंट्स हैं कौन से, ये कहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं, क्या वो सिस्टम का हिस्सा नहीं, क्या सिर्फ ऑपोजिशन ही शिकस्त खुर्दा अनासर में शामिल होती है? अच्छा, क्या वैसे आपका अपना सिस्टम उसमें बहुत- नहीं आता जहाँ पर हालात बेहतर नहीं नहीं, है? बड़ा ये बड़ी दिलचस्प बयान है ये। आप देखें कि जो शख्स होता है शिकस्त खुर्दा है या जो गिरोह होता है शिकस्त खुर्दा है, उसके अंदर तो कैपेसिटी नहीं होती कि वो आपके खिलाफ लड़े, आपके साथ कोई काम करे, क्योंकि वो है ही शिकस्त खुर्दा, उसको तो शिकस्त हो चुकी है। तो एक शख्स जो दंगल में वो कुश्ती हार गया तो वो क्या लड़ेगा आपके साथ? तो I think कैसे ये आपके अल्फाज का चुनाव जो है वो उसमें बेहतरी की तो गुंजाइश है, बात जो ये है अखबारी कि बयानात आते हैं। आप बात ये है कि मैं वही कहता हूँ कि हमें बाज़ दफ़ा जो अल्फाज के कॉनोटेशन मीनिंग्स होते हैं हम उससे बाहर निकलते हैं तो बाहर हम निकलते हैं तो कुछ समझ और आती होता है, है। कुछ और बन रहा होता है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अकमल सोमरू, जुनैद रियाज, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिएगा और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर से। और इस वक्त हमारे साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट जो अभी मुंतखब हुए हैं और अभी जो इलेक्शंस हुए हैं और कांटेदार मुकाबला था, मोहम्मद नासिर हमीद खान साहब जो हैं वो जीते और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, क्या हाल चाल? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या मसरूफियात चल रही हैं? बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो आपको। मसरूफिया जी अभी ताजर बरदरी के मसाइल को एक इकट्ठा कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में कि हमने आगे प्लानिंग कर रहे हैं कि उनके कैसे हल किए जाएं। और जैसे मार्केटों के जो हमने इलेक्शन के दौरान विज़िट किए उसके लिए जो भी उन्होंने हमें मसाइल बताए उसके बारे में सही। अच्छा, बिजनेस पॉलिटिक्स में आप कब से हैं? मैं जी 2002 से हूँ। और क्यों डिसाइड किया कि आपने बिजनेस पॉलिटिक्स में जाना है? जी, मैं मेरे फादर के बिज़नेस को जब मैंने ज्वाइन किया तो 96 से मैंने ज्वाइन किया और मैं देख रहा था कि काफ़ी मसाइल ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें ज़रूरत होती है कि हम आगे आएँ। सब ताजर बरादरी बैठ के ये तो कह देती है ये मसाइल हैं वो मसाइल हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। उसके लिए मैंने अपने आप को
कहा कि मैं ज़रूर आए ताजरों के लिए काम। मुश्किल नहीं होता अपने बिजनेस के साथ, अपनी मसरूफियात के साथ फिर इसको भी टाइम देना और इसको भी देखना? देखिए जी, हल्के खुदा की खिदमत करना भी एक काम है, उसके लिए भी हमें आगे आना चाहिए। जब तक हम खुद आगे नहीं आएंगे, यही कहते रहेंगे कि दूसरे करें, तब तक कोई मसला हल नहीं होगा। नासिर साहब, इससे पहले कितनी मरतबा आप एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर बन चुके हैं? जी, मेरा ये सेकंड टर्म है। मैं 2013-14 में एग्जीक्यूटिव कमेटी सर्व कर चुका हूँ। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? और वो पहला इलेक्शन आप लड़ रहे थे और उस वक्त भी आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट्स मिले थे जी, ये इलेक्शन में। बिल्कुल ताजर बरदरी का एक शुक्रगुजार हूँ, हुकूमत पे इतमाद करते हैं। मैं 2002 से उनकी खिदमत कर रहा हूँ, उसी को देखते हुए लोग मुझे पसंद करते हैं और आगे मतलब मुझे वोट देते और हैं। इस दफ़ा भी अगर हम बात करें तो 1874 आपको सबसे ज़्यादा वोट कास्ट हुए। पॉपुलैरिटी की वजह क्या है? मतलब क्यों आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी वजह यह है कि मैं काफ़ी बिज़नेस लाइंस हैं मेरे पास, जिसकी वजह से मैं मुख्तलिफ मार्केटों में मेरा है कि मैं उनसे मिलता हूँ, उनके मसाइल सुनता हूँ, उनको आगे लेके चलता हूँ। मतलब मैंने एज ए काफ़ी कमेटियाँ सर्व कर चुका हूँ, एज ए कन्वीनियर, एज ए चेयरमैन। फेडरेशन का मेंबर रह चुका हूँ, फेडरेशन की कमेटियाँ सर्व कर चुका हूँ। एंटी स्मगलिंग की कमेटी मैंने 4 साल सर्व की है। अच्छा, उसकी वजह से लोगों को मसाइल हल होते हैं तो कोई आपको लाइक करता है। बिल्कुल। आप उनके प्रॉब्लम सुनते हैं और फिर जब आप कोशिश करते हैं, हल होना ना होना वो ज़ाहिर है आपके बस में नहीं होता, आप कोशिश करते हो और वो कोशिश जब कामयाब होती है तो लोगों को लगता है कि अच्छा, दिस इज़ द पर्सन हु स्टैंड्स फॉर अस, सो हमें जो है वो फिर ऐसी ही रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत है। सो कैंपेन्स का दौर कैसा रहा? ये इलेक्शन के लिए जो कैंपेन्स की मुख्तलिफ मार्केट्स में गए, ताजरों से मिले? आपको सुन के हैरानगी होगी कि 25 डेज़ की कैंपेन थी, जिसमें से 20 डे आई वाज इन सऊदी अरेबिया फॉर हज। अच्छा। और मैंने लास्ट 5 डे कैंपेन की है सिर्फ, और उसी की आप देख सकते हैं कि लोगों ने कितना मुझे अच्छा रिस्पांस दिया, उनके मसाइल सुने हैं। कुछ छोटे छोटे मसाइल थे जो अभी उसी प्लेटफॉर्म पे हल हो सकते थे, वो कर दिए। आप क्या समझते हैं ताजरों की, हर मार्केट की, हर नौयत की जो मार्केट है, हर नौयत का जो ताजर है, उनके अपने अलग अलग मसाइल हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी प्राइम प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं ताजरों के लिए? सबसे पहले तो अंदरून मार्केट में आप देखें कि वो आज से एक तो 200-200 साल पुरानी वो बिल्डिंग्स हैं, और वो मार्केट अब कंजेशन होती जा रही है। उसमें डे बाई डे लोगों को पार्किंग के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, गवर्नमेंट को उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सबसे बड़ा मसला जो मुझे नज़र आया वो पार्किंग का ही आया है। और सेकेंडली मतलब प्रॉपर्टी के जो इशू आ रहे हैं, मोस्टली 80% बिजनेसमैन इन्वॉल्व है उसमें। कुछ छोटी हद तक है, कोई बड़ी हद तक है, जो कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हैं, कुछ की कम है, लेकिन इन्वॉल्व ज़रूर हैं। बैक एंड पे हैं, कुछ फ्रंट पे हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी के जो इन्होंने नए टैक्सेस लगाए हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम है। जी जी, तो ये आपको इश्यूज बताए गए कि इनको सॉर्ट आउट करना जी बिल्कुल। सो किस तरह से हल निकाला जाएगा? मसलन अगर प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर लें तो अब टैक्सेस तो लगे जा रहे हैं, सो किस तरह उनको रिवर्स किया जाएगा? उससे पहले विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात ताजरों के, सो कैसे इसको सॉर्ट आउट कराया जाएगा? इसका मेरा ख्याल है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी की ही अपनी ही सारी वो है, गवर्नमेंट को जैसे जैसे वो बताते हैं गवर्नमेंट वैसे उसको अमल कर देती है। अगर इसमें लाइज ऑन बिजनेस कम्युनिटी से भी किया जाए तो काफ़ी रास्ते बनाए जा सकते हैं, काफ़ी तरीका। होल्डर्स तो वही है ना जी, स्टेक होल्डर तो वही है, बिल्कुल उन्हीं पे टैक्स लगना है, उन्होंने टैक्स देना है। ये थोड़ा सा एक है कि कहते हैं जी ताजरबादी टैक्स नहीं देती। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, कभी कोई आफत आती, कुछ आता है, ये वही ताजर है जो ढेर लगा देता है, अंबार लगा देता है। ये कैसे हो सकता है? अपने मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं, कैसे हो सकता है अपने मुल्क के लिए टैक्स ना दें? ये देना चाहते हैं, इन्हें क्राइटेरिया चेंज करेगा, कुछ तरीकाकार अच्छा लाना पड़ेगा जिससे लोगों को कन्विंस कर सके। नासिर साहब, विद होल्डिंग टैक्स पे भी ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात सामने आए थे, तो क्या रीज़न है कि ताजर जो है वो फ़ाइल नहीं कराते हैं, फ़ाइल रिटर्न नहीं कराते हैं, अगर हम टैक्स की ज़बान में बात करें? टैक्स फाइल एक्चुअल उनको तरीक़ाकार ही समझ में नहीं आता। बेसिक आप देखें कि जब तक उनको ईजी, आप 93 का दौर देखें मियां नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने वो सिंगल पेज पे कहा था कि जी आप टैक्स दें, कितना लोग आगे आए थे। जब 99 में ये 98 में ये लोग आए हैं तब भी ऐसे ही हुआ है। अभी पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनका है। जैसे जितना आप इजी करेंगे, सिंपल करेंगे, देखें मोस्टली छोटा ताजर है। बिल्कुल सही, और आपने बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की कि आप जितना उसको कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना ही लोगों को समझ नहीं आएगा और लोग उससे भागेंगे कि पता नहीं हमें ये किस किस चीज़ में फंसा देंगे और हमें अब इस डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा नहीं बनना है। तो क्या तरीक़ेकार है इसको आसान बनाने के लिए? आसान बनाने के लिए सबसे पहले तो इन्हें चाहिए कि एक ऐसे ताजर बरादरी के साथ मिलके एक लायका अमल तैयार किया जाए, जिसकी वजह से मतलब एक सिंपल पेज बनाया जाए जिसको कि किसी
मिडल मैन की ज़रूरत ना हो, वो खुद उसको फिल कर सके, वकील की ज़रूरत ना हो, खुद फिल कर सके। मतलब आज तक लोग वकील को तो 10,000 20,000 देने के लिए तैयार होते हैं, 2,000 टैक्स वो बना के दे देता है। वो मेरा ख्याल है अगर 10-12,000 टैक्स उनसे ले लीजिए तो ज़्यादा बेहतर तरीका है। कम्प्लिकेशन जितनी करते जाएंगे उतनी मुश्किल होता जाएगा, टैक्स इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता जाएगा। क्या हुकूमत से नेगोशिएशन चल रही है इस बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ स्टार्ट किए हैं, कुछ प्लानिंग में हैं। जो इनके मुतलका अदारे हैं उनको इनवाइट किया है, लॉ चैम्बर में वो आएंगे, हम उनके साथ नेगोशिएशन करेंगे, लाइजन करेंगे ताकि लोगों के लिए कुछ मिसाइल सॉल्व कर सकें। बिल्कुल सही। अच्छा, और दूसरी जानिब इसके अलावा टैक्सेस का तो प्रॉब्लम चल ही रहा है ताजरों का, इसके अलावा पार्किंग का मसला जो है वो बहुत ज़ेर बहस भी लाया जाता है। बात भी की जाती है कि मुख्तलिफ लाहौर शहर के जो मार्केट्स हैं उनके साथ पार्किंग प्रोवाइड नहीं की गई। आप शालमी की बात कर लें, आज़म क्लॉथ मार्केट की बात कर लें, हाल रोड की बात कर लें, ये इश्यूज़ जो है वो क्यों सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं? ये इशू बहुत पुराना है, 20 ईयर से तो मैं देखता हूँ, सुन रहा हूँ इस इशू को, चलता आ रहा है। कोई इसकी तरफ कुछ वक्त किया गवर्नमेंट ने, कुछ किया, लेकिन ये कमर्शलाइज की तरफ लोग चले जाते हैं। वो बिल्डिंग वहाँ बन जाती हैं। बेसिक गवर्नमेंट को कोई बिल्डिंग अप्रूव ही नहीं करनी चाहिए जब तक उसमें पार्किंग एरिया ना हो। नीचे कमर्शियल जोन बनाया, ऊपर पार्किंग दे, जैसे दुनिया में होता है। हमारा थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है इधर के, हम चाहते हैं कि हर कुछ हो जाए लेकिन हमें करना कुछ ना पड़े। सही। सबसे पहले तो हमें कुछ करना पड़ेगा तो कुछ होगा। उसके लिए यही मेरी सजेशन तो यही है कि जितनी भी बिल्डिंग नई बन रही हैं या दोबारा जो पुरानी हो चुकी हैं उसमें नीचे कमर्शियल जोन बनाया जाए, ऊपर पार्किंग प्लाजा बनाया जाए। क्योंकि ताजर अपनी गाड़ी खड़ी करेगा तो कस्टमर के लिए गाड़ी की जगह बचेगी। बेसिक तो हर बंदे के पास, अब आपको पता है कि कितनी लाहौर में बहुत ही जा रही, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा हो रहा है, खराब होती जा रही है, डे बाई डे खराब होती जा रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, आप पयार फाउंडर अलायंस से हैं और उसके बाद फिर जब ये अलायंस बना, इसको कितना अरसा हुआ है जिसमें इस अलायंस को? जी 14वां साल है माशाल्लाह। हम ये 40th इलेक्शन हम विन किया, जीते हम। तो वैसे जो 14 साल मुसलसल, जी अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल से ये हमारा ये 14वां साल है कि जो हम जीते हैं। अच्छा, बड़ा मज़ा आता है जब लाहौर चैम्बर के इंतखाबात हो रहे होते हैं तो कोई बदमज़गी देखने में नहीं आती है। बहुत पुरअमन तरीके से कैंपेन्स चल रही होती हैं और बड़े बड़े बैनर्स भी लगे हुए होते हैं। उस रोड पे, पूरी रोड पे एक गहमा गहमी सी होती है, लेकिन आपस में कोई तलख कलामी नहीं, और कहीं ना कहीं सबको पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, और वो इतने खुले दिल से ऑपोजिशन की तरफ से भी उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ये एक बड़ा फ्रेंडली माहौल है। ये इसकी क्या रीजंस हैं, किस तरह से ये इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ? एक मतलब ताजर सारे हैं तो कट्ठे कुछ लोग चाहते हैं कि मतलब सबकी डिज़ायर्ड भी वही हैं, सबके मामलात भी वैसे ही हैं, सबकी मुश्किलात भी वही हैं। होते तो हम इकट्ठे ही हैं, लेकिन ये भी एक हिस्सा है लाइफ का कि हम इलेक्शन में आते हैं, इलेक्शन के बाद हम वैसे ही हैं बिल्कुल जैसे पहले थे। आपस में जिस तरह से कोई ऑपोजिशन नहीं, कोई ऐसा नहीं होता। आप देख लें, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। तो इसकी रीज़न क्या है, क्यों आपस में मिल बांध के इतने अच्छे तरीके से, मतलब वो बड़ा मज़े का लगता है, वो बड़ा अच्छा लगता है कि अब ये लोग जीत गए हैं, लेकिन जो खुद इलेक्शन लड़ रहे थे या जो उनके हामी थे वो भी उनकी खुशी में खुश हो रहे हैं। तो वो आपस में जो एक दोस्ताना सा माहौल है वो बड़ा मज़े का लगता है, बड़ा डिफरेंट सा लगता है। ऐसा है कि मतलब ये सारे अभी जो आप देख रहे हैं, ये सेकंड ग्रुप जो है वो मोस्टली उसमें से 3-4 लोग ऐसे हैं जो इसी कर चुके हैं लाहौर चैम्बर की, और कुछ नए लोग हैं। बेसिक वो एक ही पार्टी अपना क्लियरिंग एजेंट एसोसिएशन से हैं, 2-3 ताजर भी उनके साथ हैं। लेकिन बात यह कि जिसने मसाइल हल किए हों वोट तो उसको मिलने हैं। बिल्कुल सही, ताकि लोगों को ये तो यकीन हो कि अगर इनको हमने वोट दिया है तो हमारा वोट जो है वो उसका अच्छा खासा इस्तेमाल भी होगा और वो ट्रस्ट लेवल जो है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि उनके काम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अच्छा, बतौर नायब सदर आपकी क्या मंशूर है कि आप किन किन चीज़ों को जो है वो हाईलाइटेड और प्रायोरिटी बेस पर सॉर्ट आउट कराएंगे? एक तो जी ये आपने अभी जिक्र किया पार्किंग का, उसके लिए मैंने कुछ वर्क किया है, कुछ फाइल रेडी कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ लाइजन करने के लिए। मोस्टली मार्केटों में हम जाते हैं, लोग तैयार हैं, कहते हैं जी हम अपना पैसा लगाएंगे बनाने के लिए, हमें जगह दे दी जाए। सर मोस्टली मार्केटों में जब कैंपेन के दौरान गए उन्होंने यही कहा है कि जब हमें जगह दे दी जाए हम खुद बना देंगे। लोगों ने, आप सुन के खुशी होगी कि उन्होंने फाइलें रेडी की हुई है। अच्छा। जगह सॉर्ट आउट की हुई है, जो गवर्नमेंट की जगह है वो सॉर्ट आउट की हुई है, और वो लोग वो खुद वो बनाने के लिए तैयार हैं, पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। वाकई में ये एक बहुत बड़ा मसला है। और फिर अगर आपके पास पार्किंग अवेलेबल नहीं है तो वो जो कस्टमर्स जिनके पास गाड़ियां हैं वो नहीं जाएंगे उन मार्केटों में, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें पार्किंग का इशू आएगा। तो अल्टीमेटली इफेक्ट तो ताजरों के ऊपर ही पड़ेगा। सो अगर वो खुद से देने के लिए तैयार हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या, किस तरह से लाइजन किया जाएगा हुकूमत के साथ?
हुकूमत के साथ हम कुछ प्लान बना के देंगे उनको जी, कुछ मॉडल मार्केट्स के लिए प्लान बना के देंगे। जैसे शालमी मार्केट है, सबसे बड़ी हमारी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी है पार्किंग की, और सबसे ज़्यादा हमारे वर्किंग आवर्स बड़े कम होते हैं, जिसलिए हमें पार्किंग में अगर घंटा सुबह और घंटा शाम में टाइम ज़ाया करना है तो हम काम किस वक्त कर सकते हैं। या लोग वो आते ही नहीं, उस मार्केटों का रुख ही नहीं करते। अब देखिए साइड मार्केटें बनती जा रही हैं, वो किस लिए ज़्यादा उन पे हो रहा है कि उनमें पार्किंग की पोजीशन अच्छी है। बिल्कुल सही। कस्टमर जाता है, अपनी गाड़ी पार्क करता है और चीज़ें खरीदता है और वापस चला जाता है। बिल्कुल ठीक। तो ये जो इशू है इसको आप सॉर्ट आउट करा रहे हैं। हुकूमत इसमें किस हद तक कॉपरेट करती है और फिर किस तरह से बातचीत चलती है, इस पर बात ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे थे ताजिर कम्युनिटी की, ताजिर बरादरी की। नासिर साहब, मुश्किल है हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेट करना या हुकूमत को मनवाना किसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि विद होल्डिंग टैक्स में तो क्लियरली अब दो साइड्स नज़र आ रही थी। मतलब नॉर्मली नून लीग की हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि ताजरों की हुकूमत है, लेकिन उस वक्त दो धड़े नज़र आ रहे थे कि ताजिर कम्युनिटी एक तरफ खड़ी थी जब विद होल्डिंग टैक्स का मसला था, और हुकूमत एक तरफ खड़ी थी, और वो कॉम्प्रोमाइज़ किसी सूरत जो है वो होने में नहीं आ रहा था। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत को मनाना किसी चीज़ के लिए आसान है या मुश्किल है? इस वक्त तो जी ताजर बरादरी बहुत मुश्किलात से गुजर रही है टैक्सेस की वजह से। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि जी मतलब ये ठीक है कि ये मसाइल हैं हमारे, टैक्स देना चाहिए ताजर बरादरी को, लेकिन एट्स वंस अगर आप 10-15 चीज़ें इकट्ठी ठीक करनी शुरू कर देंगे, आप सर्जन के एक नासूर है इकट्ठे तो ऑपरेशन नहीं कर सकते ना, 1 by 1 आप करें। उधर से इनकम टैक्स के इशू दे दिए इन्होंने, ऊपर से इन्होंने प्रॉपर्टी के लिए सारी वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं, विल्डोडिंग टैक्स है, ये सारे मसाइल इकट्ठे, सेल टैक्स की प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ये कभी भी ये तो ऐसे हल नहीं होगी। 1 by 1 आएँ, देखें, लाइजॉन करें, ये वानों में बैठ के सिर्फ मसाइल हल नहीं होंगे। टैक्सेस की भी इतनी कैटेगरीज आपने कर दी हैं, प्रॉपर्टी अलग है, जैसे सेल्स टैक्स आपने बताया वो अलग है, फिर विद होल्डिंग टैक्स अलहदा है, बैंक ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं तो उसके ऊपर वही विद होल्डिंग टैक्स की मद में जो है वो पैसे काट लिए जाते हैं। सो ये तो बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन नहीं हो गया ताजरों के ऊपर? जी ताजर ओवर बर्डन हो गया है, ऊपर से बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं यहाँ। अभी तक तो जहाँ तक मुझे मार्केटों में विज़िट करने का इत्तेफाक हुआ है, लोग कह रहे हैं जी हमारा 50% बिजनेस जो नहीं है रिड्यूस हो गया है बिजनेस। ये देखें, वो कुछ बिजनेस करेगा, कुछ कमाएगा, कुछ बनाएगा तो टैक्स देगा। सिर्फ टैक्स देने के लिए पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी को बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी तो वो टैक्स देंगे। अच्छा, क्या आप बिजनेस मार्केट को इस वक्त किस तरह से देखते हैं? क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर? क्यों, अगर कुछ ताजरों के जैसे आप बता रहे थे कि अगर 50% तक बिजनेस रिड्यूस हो गया तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजूहात यही हैं कि जितनी डॉक्यूमेंटेशन टाइट करते जाएंगे, लोग डरते हैं इन चीज़ों से, ज़्यादा आगे नहीं आते हैं। कुछ इंपोर्ट्स में जो हमारा ज़ोर ज़्यादा है, एक्सपोर्ट बिल्कुल हमारी ख़त्म होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, रिफ़ंड नहीं मिल रहे हैं लोगों को। जब तक आप अपने मैन्युफैक्चरर को, इंडस्ट्रियस को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट कम होती जाएंगी, फॉरेन एक्सचेंज कम होती जाएगी। उसकी वजूहात यही होंगी कि हमें जो है इनके ताजर बरादरी के प्रॉब्लम जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल सही, आपने रिफ़ंड की बात की, और अभी भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं जहाँ पर हुकूमत इज़ सपोज टू रिफ़ंड देम, लेकिन वो जब वापस नहीं करेगी तब तक अगला प्रोजेक्ट, अगला काम शुरू नहीं होगा। सो ये जो चीज़ें हैं आई थिंक हुकूमत को समझनी चाहिए, अदरवाइज़ तो फिर मईशत का पहिया जो ट्रेडर्स की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है वो तो बैठ जाएगा। फिर बेसिक आप देखें कि आजकल नया एक ट्रेंड दे दिया इन्होंने, 38B पे, 40B पे जाके फैक्ट्रियाँ सील कर देते हैं। बेसिक ये बैठे आएँ, प्रॉब्लम सॉल्व करें। फैक्ट्री सील कर देना, वहाँ 600 बंदा काम कर रहा है, उसका वो डेली वेजेस पे है, वो कहाँ से काम नहीं करेगा, वो कहाँ से अपने बच्चों को खाना खिलाएगा, कहाँ से अपने मसाइल हल करेगा घर के। बेसिक ये डायरेक्टली जो है छोटे तबके को ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। उसके काफ़ी हमने इनके लिए डॉक्यूमेंटेशन की है, उनको प्रपोज कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि उनकी समझ में भी आ जाए और वो इसको हल करने की तरफ आएँ। ये सबसे बड़ा। सेकंड, हमें जो बाहर का इन्वेस्टर है उसको फैसिलिटेट करना है। सही। यहाँ आप चाइना में की ज़िंदा मिसाल ले लें कि मैं एक सूबे में गया, वहाँ से गवर्नर साहब से मुलाकात हुई, मैंने उनसे सवाल यही किया कि आप कैसे, वो कहते हैं हमने 20 मिलियन
जॉब्स क्रिएट करनी होती हैं ईयरली, जिसके लिए हम इंडस्ट्रीज को फ्री लैंड देते हैं, फ्री पावर देते हैं। दैट्स अमेजिंग। और लेकिन मेरे ख्याल हमें से भी कुछ इस तरह के आप इक़दाम करने पड़ेंगे। इंडस्ट्री को जब तक स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, आपको आपकी बेरोजगारी भी बढ़ती जाएगी और आपकी जो मईशत जहाँ पे इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है उसको, वो बैठ जाएगी, फिर वो उससे आगे आप जा नहीं सकते। और फिर आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात की, इंटरनेशनल ग्रुप्स जो इन्वॉल्व होते हैं इंडस्ट्री के साथ, जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, आप उनका टारगेट जब तक पूरा नहीं करोगे आपकी क्रेडिबिलिटी कम होती जाएगी और फिर नेक्स्ट टाइम से शायद आपके ऊपर वो ट्रस्ट लेवल डेवलप नहीं होगा। जी ऐसा ही है कि मतलब ताजर कुछ चाइना की आप देखेंगे काफ़ी उनका मार्केट हमारे लिए बड़ी अच्छी है। चाइना के लोग यहाँ आना चाह रहे हैं, हमारे सीएम साहब की बड़ी ख्वाहिश है, चाइनीज़ लोग आ रहे हैं, इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ आके कोई हालात देख के यहाँ का जो ऑलरेडी ताजर है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो नया इन्वेस्टर तो बिल्कुल नहीं वो तो देखेगा। हम पहले तो हमारे लोकल ताजर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हम उसको मिसाल बनाएंगे कि नया बिल्कुल आप एक मॉडल जो है वो कायम करोगे, तभी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पर आकर काम करेंगे। अच्छा नासिर साहब, पासपीडा क्या है और इसके क्या मकासद हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ये जी पासपीडा मैं पासपीडा से हूँ। पासपीडा पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स इंपोर्टर एसोसिएशन है। जी जी। बदामी बाग में हेड ऑफिस है इसका और डिफरेंट सिटीज़ में इसके सब ऑफिसेज हैं। उनका मकासद ये होते हैं जी कि यहाँ के मतलब इंपोर्टर जो बेसिक वो इंपोर्टर्स की एसोसिएशन है। इंपोर्टर्स के जो मसाइल होते हैं, कस्टम ड्यूटी की प्रॉब्लम्स हैं, क्लियरेंस में कोई प्रॉब्लम हैं, एंटी स्मगलिंग की प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट किया जाता है वहाँ बैठ के। इसी तरह की वो एक लॉर्ड चैम्बर की तर्ज पे एक क्लास की एसोसिएशन है जहाँ बैठ के लोगों के मसाइल को हल किया जाता है। अच्छा उस क्लास के लोगों को क्या मसले हैं? एंटी करप्शन की आपने, एंटी स्मगलिंग की आपने बात की, तो किस तरह रोका जा सकता है स्मगलिंग को? और फिर कस्टम्स के ऊपर बहुत से लोगों को तंग भी किया जाता है, आप कस्टम ड्यूटी पे भी कर देते हो, फिर भी बहुत से मसाइल होते हैं, तो ये इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। सबसे पहला तो ताजर को मसला ये है कि एक जो स्मगलर है वो 70 रुपीज़ पर केजी में चीज़ मार्केट में ले आता है और जो बेचारा कस्टम जो जेनवन मुहब्ब वतन है वो 250 रुपये पर केजी के हिसाब से कस्टम पे करता है। सही। उसने कहाँ सेल करनी, उसका मुकाबला वो कैसे कर सकता है? सही। बाकी स्मगलिंग पे मैंने 4 साल जैसे आपको बताया मैंने सब किया है। अब वो बॉर्डर की स्मगलिंग नहीं रही, अब ये सारी स्मगलिंग थ्रू कंटेनर्स होती है और कस्टम डिपार्टमेंट के मिली भगत से होती है। इन लोगों को पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी मैं इस ना तो ताजर हूँ ना मुझे इस कम्युनिटी से कोई ऐसा लेना उस तरह से है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं बता सकती हूँ आपको लाहौर में ऐसी कौन सी मार्केट्स हैं जहाँ पर स्मगल होकर माल आता है और वो कंटेनर्स के थ्रू आता है और बहुत सस्ते दामों फरोख्त किया जाता है। चाहे वो बर्तन है, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे वो मेकअप के नाम पे आप ले लें, चाहे वो किसी भी चीज़ के हैवी मशीनरी के नाम पर ले लें, तो क्या ये कंटेनर्स जब लाहौर में एंटर होते हैं इनको पता नहीं लगता? मैंने पहले आपको जिक्र किया कि सारा कुछ पता होता है इनको, इनकी मिली भगत से होता है। जब 2014 में था मैं चेयरमैन एंटी स्मगलिंग, तो मैंने एक प्रॉब्लम ताजर की होती है कि जो उनको पता होता है कि ये स्मगलर है कि जेनवन ताजर है। सही। अब जेनवन ताजर का वो उसको टाइम नहीं देते थे कि जी उसको पेपर दिखा सके। फिर हमने नेगोशिएशन की, मुकरम जात उस वक्त डायरेक्टर, नेगोशिएशन की और हमने 72 आवर्स का टाइम लेके दिया जो कि अभी तक भी वो है अगर वो फौरी तौर पर। सेकेंडली ये सिर्फ टारगेट उन्हीं को करते हैं कि जिनके साथ इनकी अंडर टेबल डील नहीं है, सिर्फ टारगेट वही लोग होते हैं। बाकी सब इनको पता है कैसे आ रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है कि लोग बॉर्डर से तो बिल्कुल नहीं आ रहा, सारा ये थ्रू इंपोर्ट ही आता है, कंटेनर्स के ज़रिए आता है। इसमें सबसे पहला तो है कि हमें कस्टम में थोड़ी सी सलाहत लानी पड़ेगी। कुछ ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको ऊपर लाना पड़ेगा। सही। जिसकी वजह से कुछ हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हों। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस चीज़ को हाईलाइट कर सकें या ख़ुद से कुछ ऐसी चीज़ करें कि अगर आपको पता है तो आप उसके ख़िलाफ़ जो है वो कंप्लेन लॉन्च कर सकें? आप देखें कि मेरे होते हुए काफ़ी मैंने कंप्लेंट्स की हैं जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ये काम ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह आइंदा 2-3 साल में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा यही है कि जब तक कस्टम डिपार्टमेंट में इस्लाहात नहीं लाई जाएंगी ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा नासिर साहब, इन दी एंड अगर आप एक मैसेज देना चाहें उस कम्युनिटी को जिन्होंने आपको हाईएस्ट वोट्स भी दिए और वो अब आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि आपका ये जो पूरा टेन्योर होगा इसमें आप उनके मसाइल के हल के लिए इकदाम करेंगे, या ओवरऑल ताजर कम्युनिटी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही उनके लिए है कि जी अपने अंदर यूनिटी पैदा करें। यूनिटी के बगैर कोई मसले हल नहीं हो सकते। एक दूसरे की मुखालफत छोड़ दें, इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होंगे तो हमारे मसाइल हल होंगे।
और लाहौर चैम्बर उनके लिए खुला है, बिल्कुल जब मर्जी आएँ, जो मसाइल हो, छोटा हो बड़ा हो, इंशाल्लाह हल होगा। जहाँ तक गवर्नमेंट के इदारों का ताल्लुक है, हम उनके साथ लाइजॉन करेंगे और इंशाल्लाह जो ताजर बरादरी है उनके मसाइल सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आप तशरीफ़ लाए। गुड लक फॉर दिस थिंग, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं, जो आपका मंशूर है, अल्लाह ताला आपको उसमें ज़रूर कामयाब करे। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और आपको बताएंगे आज जानवरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस मुनासबत से लाहौर चिड़ियाघर में एक तकरीब का अहतमाम भी किया गया है। फ़िज़ा नूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। फ़िज़ा, बताइएगा तकरीब का इनेकाद किया गया है, किस तरह से जानवरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है? सिमल, आज लाहौर चिड़ियाघर में जो है 4 अक्टूबर की मुनासबत से पूरी दुनिया में जो है वो जानवरों का आलमी दिन मनाया जाता है और इसी मुनासबत से आज जो है लाहौर ज़ू में भी एक रंगारंग तकरीब का अहतमाम किया गया है, जिसमें लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि जानवरों का किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ है जो है यकीनी बनाना है और इनकी वेलफेयर के लिए किस तरह से जो है वो काम करने हैं। और मैं आपको इसकी हिस्ट्री के हवाले से बताती चलूँ तो ये 1939 में जो है ये इटली से शुरू हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया में 4 अक्टूबर के दिन में ये दिन मनाया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ एजुकेशन ऑफिसर लाहौर ज़ू मौजूद हैं, किरण सलीम। हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इस दिन का क्या पर्पस है और वो आज के दिन लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। जी किरण, मुझे बताइएगा कि आज का दिन क्यों मनाया जाए, जानवर जो इन डेंजर हैं उनके लिए क्या अवेयरनेस आप क्रिएट कर रहे हैं लोगों को? आज के दिन मनाने का मकसद ही यही है कि दुनिया भर में जो लोग मौजूद हैं उनको यही पैगाम दिया जा सके कि जहाँ जहाँ पर भी जानवर हैं उनके वेलफेयर स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाना हमारा मकसद है, क्योंकि यही वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम जो तेज़ी से मादूम होती नस्लें हैं उनको बचा सकते हैं। आज यहाँ पर जो हमने स्टफ्ड एनिमल डिस्प्ले किया हुआ है, इसमें हम अपने आने वाले विजिटर्स को यही बता रहे हैं कि इन जानवरों की क्या खसूसियात हैं और क्या इनकी अहमियत है, ये अपने हमारे इकोसिस्टम में क्या किरदार अदा कर रहे हैं और उनको कौन से ख़तरात लाहक हैं जिनके ऊपर हम काबू पाकर इन नस्लों को बचा सकते हैं। जी सीमन, जैसा कि आपने सुना, एजुकेशन ऑफिसर किरण सलीम का भी यही कहना है कि हमारे कुराह अर्ज़ पे बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं या जिनको ख़तरात लाहक है और जब तक इंसान जो है इनकी वेलफेयर के लिए, इनके बचाव के लिए जो है इकदाम नहीं करेंगे, इनके ख़त्म होने का खदशा जो है वो लाहक है। और अगर आज की तकरीब के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर स्टफ्ड एनिमल हैं वो रखे गए हैं जो मुख्तलिफ अदवार में शॉपिंग बैग खाने से या मुख्तलिफ बीमारियों से जाँ बहक हो गए, ताकि लोगों को जो है उनके हवाले से अवेयरनेस दी जाए कि किस तरह से जानवरों को जो है इन चीज़ों से महफूज रखना है और किस तरह से इनको बचाया जा सकता है। और यहाँ पर जो है फेस पेंटिंग का भी अहतमाम किया गया है ताकि बच्चे जो है वो फेस पेंटिंग करवा सकें और बच्चों में ब्रोशर और पम्फलेट्स भी तकसीम किए जा रहे हैं ताकि उनमें ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि उन्हें भी जो है लाहौर ज़ू में ना सिर्फ जानवरों से महसूस होना है बल्कि उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। जी सिमर, बहुत शुक्रिया फ़िज़ा आपका। और इसी के साथ टाइम ख़त्म हुआ तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।